Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we have completed till restriction enzymes. Restriction enzyme तक हम लोगों ने complete कर लिया है. अभी हम लोगों ने with the help of diagrammatic view we have to study कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं. तो एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से ही चलूंगी. दैट इज द फिगर 11.1 द एनसीईआरटी इज डिफाइनिंग. सो इफ यू हैव योर एनसीईआरटीज विद यू, यू हैव टू ओपन इट. उनको खोल लीजिए, उनको देखते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे तो बेटर रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है डायग्राम की. ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, बस छोटा सा ही बना लेते हैं. ठीक है. सो ये एक डायग्राम है जिसका दो स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है. एक स्ट्रैंड्स का सीक्वेंस इसने साफ बता रखा है GAATTC, राइट. दूसरे का इसे बता रहा है CTTAAG. दैट मीन्स ये दो बता रहा है. दिस इज द वेक्टर डीएनए, लाइक कोई भी प्लाज्मिड हो गया. ठीक है. ऐसे ही एक फॉरेन डीएनए है. ठीक है. उसका कोई सैंपल बता रहा है. तो दो स्ट्रैंड्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो दो स्ट्रैंड्स का इसने सैंपल बताया. तो पहले का ये सैंपल क्लियरली मेंशन कर रहा है अगेन GAATTC एंड CTTAAG. ठीक है. अभी इकोराय 1. ठीक है. अभी क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने स्पेसिफिक पोजीशन से काट दिया. दैट मीन्स स्पेसिफिक पोजीशन से कौन सा काट दिया, इतना काट दिया. और ऐसे ही इतने को काट दिया. ठीक है. तो अभी क्या काम करना है कि ये जो ये है, राइट, ये जो पूरा है दैट मीन्स CTTAAG, इसको इससे कनेक्ट करना है. तो ऑब्वियसली कैसे कनेक्ट करेगी, तो हमारे पास GCTTAA, इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में G भी काटा है, राइट. This has to be cut with G. ठीक है. तो ये यहां लग के ऐसे होगा कि ये उल्टा लगे. ठीक है. अभी जो ये बच गया, ये बच गया. या यू कैन से ही हैड टू कट इट इन अ वे कि ऊपर वाला सेम सीक्वेंस काटे, दोनों का, फॉरेन का और उसका सेम काटे. अभी फिलहाल ऐसा ही करो कि इसमें था GAATTC. ठीक है. और इसमें था GAATTC. सो द कट पार्ट इज दिस C. ठीक है. ये पूरा CAA के साथ ये इतना कट पार्ट, ये इतना कट पार्ट काट चुका है वो.
इसको मत काटो, ये वैसा का वैसा, ठीक है। दैट मीन्स इतना पार्ट कटा है मोटा मोटा और ये इतना पार्ट कटा है मोटा मोटा, ठीक है। तो अभी GCTTAC, अभी यहां पे क्या बच जाएगा, AATTC और G। अभी दैट मीन्स कि जब ये उल्टा इसको रेप्लिकेट करेगा, दैट मीन्स कि ये जो A है ये इस T पे आए, इट हैज टू बी बुल्ट लाइक दैट। तो नाउ इट विल अंडरगो अ चेंज कि जो ये पार्ट चिपके ऊपर का, कुछ पार्ट ये ऊपर और कुछ पार्ट ये ऐसे कोड में बन जाए कि ये जो A है ये इस T से, ठीक है, ये जो T है ये इस A से, ये जो T है ये इस A से, जो ये C है वो उस G से, ठीक है। यहाँ पे T है, ये C है, ये G है, which is A, ठीक है। So this structure is GAATTC CTTAAG। That means वही बन गया, मगर अब कौन सा स्ट्रैंड है, अब एक फॉरेन डीएनए का स्ट्रैंड है और एक वेक्टर डीएनए का स्ट्रैंड है, और हो गया। अभी कोई चेंज हुआ, अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होएगी नहीं, क्योंकि स्ट्रैंड तो एक ही है। जब आप ये एक होस्ट सेल में इंड्यूस करोगे तो अटैक स्टार्ट नहीं होगा। अटैक से इन द सेंस का मतलब है कि बॉडी कैसे डिटेक्ट करती है कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, हम लोगों का पार्ट नहीं है, बाय एनालाइजिंग द डीएनए सीक्वेंस। अगर आपकी बॉडी में कोई और डीएनए सीक्वेंस है जो आप ही के बॉडी की तरह लगता है, तो आप उसको क्यों मारोगे? आप उसको नहीं मारोगे, अपने आप की जो इनबिल्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो नहीं होगी। सेम केस इसमें यहाँ पे हमारा ऐसा है कि बार बार वो उसको बार बार होने की वजह से, ठीक है, बार बार रेप्लिकेट होने की वजह से, बार बार एक सीक्वेंस चेंज होने की वजह से जो बॉडी है वो उसको कहती है कि नहीं ये तो फॉरेन नहीं है, ये तो अपना ही सीक्वेंस का है। सो इस रेप्लिकेशन एंड मैनिपुलेशन को अभी इसका एक टर्म एनसीईआरटी बता रही है, जिसको एनसीईआरटी बता रही है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। दिस इज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि फॉरेन एंड वेक्टर में सेम होगा, सो दैट इट कैन बी अगेन रीजॉइंट, रीकट एंड री एडेड विद द सिमिलर मैनर, राइट। सो दिस इज मलयालम। अभी जैसे ये आपको एक्सप्लेन कर रही है ब्रीफली कि मलयालम का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका मलयालम और मलयालम दोनों जगह से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मलयालम ही होगा। सो दिस इज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कि आप जिसको किसी भी जगह से पढ़ने की कोशिश करें वो सेम बनेगा, विद B to 3 रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड of the strand of one DNA with the 3 to 5 respective nucleotide of a strand of one DNA, right? अभी नेक्स्ट डायग्राम आपको बता रहा है 11.2। ये थोड़ा सा डायग्राम आपको जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिजर्स। अच्छा, अभी हम लोगों ने बच्चे बात की कि कट तो जाएगा वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, बट आप उसको जोड़ोगे कैसे? तो इस जोड़ने के वाले कार्यक्रम में, प्रोसेसेस में बहुत सारे ग्लू का हाथ है। एक ग्लू होती है जैसे फेविक्विक से जो चिपकाने का काम करती है पेपर वगैरह, तो वो ही यहाँ पे काम करती है, उनका नाम है लाइगेंड, ठीक है। वो काम करती हैं पेस्टिंग का। एट द एंड में जो भी पेस्टिंग करनी होती है उसको पेस्ट करती हैं, उन पॉइंट्स को, उन साइड्स ऑफ डीएनए को, तो उसको हम लोग कह देते हैं लाइगेंड एंजाइम्स, या स्टिकीनेस दैट एंड फैसिलिटेट्स इज द डीएनए लाइगेज, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक टुकड़ा है जो कट गया है, इसके ऊपर एक और टुकड़ा आना है, इस टुकड़े को इस टुकड़े से जोड़ना है, तो ये काम करती है डीएनए लाइगेज। इट मेक्स ends sticky
by producing various enzymes, right? अभी ऐसे ही डायग्राम में बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 1 फॉरेन डीएनए है, ऐसे ही इस डायग्राम में बता रखा है. सो लेट अस हैव अ डायग्राम हियर. अभी ये डायग्राम बना रखा है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लो. ठीक है, और इस पार्ट को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन and vector DNA at specific point. यहां से इसको कट कर दिया. कटिंग, ठीक है. अभी डीएनए लाइगेज क्या करेगी? जॉइन देम, जॉइन द फॉरेन डीएनए टू वेक्टर प्लासिड. फॉर एग्जाम्पल ये ई कॉली है, ये उसका है. तो इसको, ये उसका न्यूक्लियस है. ठीक है, तो ये उसका न्यूक्लियस है. और इसको ज्वाइन कर दिया फॉरेन डीएनए से. राइट, ऐसे ही इसको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉरेन डीएनए. ठीक है, अभी इसको अगर मेरे को ब्रीफ करना है तो मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट कर सकती हूँ, जिससे मुझे पता हो जाए मेरा फॉरेन डीएनए कौन सा है और रेप्लिकेटेड डीएनए होता है, जो कि फिलहाल जब आप ये करते हो तो एज सच पता नहीं चलता, बट आफ्टर आप ये सारी चीजें करते हो तो वो पता चलता है कि आपने वेक्टर डीएनए के साथ प्लास्मिड को किया है. ठीक है, अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इकलौता यही फंक्शन नहीं होता. ठीक है, बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं. अभी जैसा ये समझ में आ गया ना, दिस इज द ई कोलाई. तो ये जब उसको कर दिया तो ये दोनों पैटर्न में कर दिया. अब अगर मैं बात कर देती, अगर अभी मैं बात करती हूँ ई कोलाई की, तो ई कोलाई में सबसे जरूरी बात अगर मैं बात करूं कि कैसे ई कोलाई ने प्लाज्मिड वेक्टर, जिसको मैं बोल रही हूँ, उसने होस्ट वेक्टर को सबमर्ज्ड कर लिया है. एक महीने से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए को कट पेस्ट कर दिया है. ठीक है, डीएनए लाइगेज ने कट कर दिया, डीएनए ने कट कर दिया. अब अगर मैं बात करूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का और क्या फंक्शन है, तो अगर मैं बात करूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन मेनी ऑफ द डिटेक्शन टेस्ट. अभी वो डिटेक्शन टेस्ट कौन से हो गए, लाइक आपका HIV, लाइक आपका एड्स, लाइक आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लाइक आपका ELISA टेस्ट. तो उसमें क्या है, फिगर 11.3 में एक चैनल बता रखा है आपको.
I don't know, but I've even explained this channel earlier before. ठीक है, इसमें बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिस पे पोजीशन मार्क्ड है 1, 2, 3, 4 एंड 5। उस हिसाब से डीएनए के स्ट्रैंड्स लगाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द मास, अकॉर्डिंग टू द साइज, ये हमने आपने लगा रखे हैं। जैसे रेस होती है वैसे ही आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कंटेस्टेंट्स खड़े कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे ऐसे यहां पे ऐसे यहां पे एंड ऐसे ही लास्ट पॉइंट तक सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही मतलब पूरा बिखरा हुआ होता है। ठीक है, अभी क्या होता है बेटे, अगर मैं इसको मार्क करने लगूं, सो ये आपको अगर दिख रहे हो, सो दिस इज द लार्जेस्ट, this is the smallest, this is the boundaries, this is the DNA strands। अभी जो पतला वाला है या जो स्मॉलेस्ट है वो it lies far at the corner, sides or boundaries, right। और अगर मैं बात करूंगी ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चे, दिस सॉल्यूशन यहां पे इधर ये जो सॉल्यूशन है ये जो सॉल्यूशन अगर मैं बात करूंगी तो ये सॉल्यूशन इसमें कुछ जेल लाइक सॉल्यूशन होता है जिनमें ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये भागते नहीं है। मतलब भागने का इन द सेंस का मतलब है ये टिके रहते हैं। मतलब दे कैन, जैसे आप स्विमिंग पानी में स्विम कर सकते हैं ना, वैसे ये क्या उसके कारण कर सकते हैं। ठीक है, सो यूवी लाइट दिया जाता है, यूवी लाइट का रेडिएशन, जिसकी वजह से द सोल्यूशन इज इथिडियम ब्रोमाइड exposed to UV light। ठीक है, bromide gel you can say, where strands move
according to their mass, ठीक है, और इस स्टेप को बोलते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड elution. What does this step is called? This step is called elution. This step is called elution. Right? So we have discussed the step of elution in which different आपने ऐसे ही एक starting point पे एक बच्चे खड़े कर दिए, एक मोटा बच्चा खड़ा कर दिया, फिर उससे मोटा बच्चा खड़ा कर दिया, फिर पतला बच्चा, फिर मोटा बच्चा, ऐसे ही आपने डिफरेंट स्टेमिना वाइज खड़े कर दिए कंटेस्टेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, एंड व्हेन यू शूट द ट्रिगर, ठीक है, और आपने बोला गो फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रेस, जब आपने यूवी रेडिएशन पास कराए इन द इथीडियम ब्रोमाइड जेल solution in which the DNA strands, largest and the small strands are placed, they are arranged according to their size, right? अपने साइजेस के अकॉर्डिंगली जो मोटे बड़े वाले होंगे वो स्टार्टिंग पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे, जो स्मॉलेस्ट होंगे वो एट द कॉर्नर एंड एट द एंड ऑफ द वॉल पे accumulate कर जाएंगे, भाग जाएंगे या मूव कर जाएंगे. So this is how you can able to differentiate the different strands of DNA so that it will be easy for scientists to manage the experiments, because एक डीएनए का स्ट्रैंड कितना छोटा होता है, उस डीएनए के स्ट्रैंड को उस डीएनए का स्ट्रैंड को देख पाना ही इतना मुश्किल है और उस पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. सो इट इज वेरी अ टफ जॉब विच कैन नॉट बी अ मैनेजेबल जॉब. सो उसको मैनेज करने के लिए, उस टफ जॉब को अकोमोडेट करने के लिए ये सारा सेटअप किया जाता है और इस स्टेप को बोलते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्टैंड्स आप आइसोलेट करते हो, दिस इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटिंग, और इसको बोल देते हो आप एल्यूशन. क्या बोल देते हैं? एल्यूशन. ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसे हम लोग बात कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की. ठीक है, अभी क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम वो क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं कि हाउ यू कैन क्लोन वेक्टर्स. अभी आपको डिफरेंट वेक्टर्स को क्लोन करना है. सो हाउ यू कैन क्लोन वेक्टर्स, दिस टॉपिक इज इन रिगार्ड विद दैट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वी हैव सेलेक्टेड bacteriophages because वो हमें ज्यादा कॉपीज बना के देगा अपने गिवन सैंपल की, बिकॉज ऑफ देयर high number per cell, have very high copy number of genome within बैक्टीरिया सेल. अगर मैंने कर दिया तो वो मेरे को कम से कम 100 कॉपीज या 150 कॉपीज करेगा. वैसे ही लेकिन बट अगर मैं प्लाज्मिड्स की बात करूंगी तो प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 और 2 कॉपी पर सेल. ठीक है, सो हम लोगों को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटी हमारे सैंपल को रेप्लिकेट करने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, जो हमारे सैंपल्स को. ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं एट प्रेजेंट, सो वेक्टर्स आर एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड, उनको ऐसा बनाया जाता है बाहर से. ऑब्वियसली हमें वेक्टर्स भी तैयार करने हैं इन सच अ वे दैट they help
easy linking of DNA foreign DNA and selection of recombinants and non-recombinants. राइट अभी क्या करता है, अभी हम लोगों को एक ऐसा वेक्टर तैयार करना है जो कि ये बता पाए कि फॉरेन वेक्टर, फॉरेन कोई भी चीज है, ठीक है, फॉरेन चीज को आप इजीली लिंक कर पाओ, किससे, फॉरेन कोई मटेरियल है आप उसको इजीली लिंक कर पाओ आपके फॉरेन वेक्टर मटेरियल से, वेक्टर डीएनए से। सेकेंडली सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस एंड नॉन रिकॉम्बिनेंस का मतलब है कि आपके पास एक फॉरेन मटेरियल है, आपके पास एक वेक्टर मटेरियल है, तो आपको उनमें से सिलेक्शन ऑफ चेंज करनी है, रिकॉग्निशन ऑफ सीक्वेंस पता होना चाहिए जिससे आप कट पेस्ट करके उनको, क्योंकि कई कई जगह वेक्टर्स के एंजाइम्स भी ये काम फ्लो रोल करते हैं। तो फॉलोइंग फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, ठीक है। So to clone a vector, we are cloning any microorganism into a vector. Following features. अभी उसके फॉलोइंग फीचर्स का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पहला, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट है, इन मार्कर्स के नाम पूछे जाते हैं, नेम इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हम लोग करेंगे। और वेक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्लोनिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट, या यू कैन से क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और चौथा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अभी इसका क्या मतलब है, विल डिस्कस इट। फिगर का एनसीईआरटी पेज नंबर 199 फिगर 11.4 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिगर में बेसिकली क्या बता रखा है, ये फिगर आपसे डायग्रामेटिक व्यू में पूछ लेंगे 5 नंबर में या 3 नंबर में कि भाई हमें डायग्राम बता के बताओ कि ये सारे जो दिख रहे हैं PST1, PST2, ये आपको हिंड सेकंड, हिंड 1, या ये आपको डिफरेंट नाम बता रखे हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं, व्हाट डज दैट इंडिकेट, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये ना, ये सारी ये डायग्राम्स में जितने भी लेबल्स हैं ये उसकी जगह खाली स्पेस छोड़ देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसको फिल करो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, कि डायग्राम में क्या था। तो इसको याद करना है, अच्छी तरह याद करना है, इसको इवन रोट करके जाना है, ठीक है। अभी वो सबसे पहले ये क्या बता रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करूं तो एक वेक्टर में इतनी समझ होनी चाहिए, एक वेक्टर में ये रिकॉग्नाइज करने की समझ होनी चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट उसको कट करना है, कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट एक चेन में उसको रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल XYZ की कोई चेन है एंड वो चेन 1000 टाइम्स रिपीट हो रही है, बट एट द स्पेसिफिक लेवल ऑफ दैट कोडिंग ही उसको कट करना है और उसको मैनिपुलेट करना है फिर सारी चेन में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि अगर उसको X से काटना है तो X के बाहर से काटना है कि X के अंदर से काटना है। सो ही हैड द रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी, ठीक है।
नेक्स्ट उसको सुटेबल मार्कर सेलेक्ट करने होंगे, दैट मीन्स उसको सुटेबल एंजाइम सेलेक्ट करनी होंगी कि वो एक्सोन्यूक्लियस सूट कर रहा है या एंडोन्यूक्लियस सूट कर रहा है। अगर वो एक्सोन्यूक्लियस सूट करता है तो वो बाहर से काटेगी डीएनए को, अगर वो एंडोन्यूक्लियस कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से काटेगी, ठीक है। जिसके लिए एक प्रोसीजर एनसीईआरटी बता रही है, जिसका नाम मैं बता रही हूं, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टू प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर through which a specific piece, or you can say sample of DNA, जो कि डायग्राम में लिखा भी हुआ है, जो डायग्राम 11.4 देख रखा है उसका ब्लू कलर का हम लोगों को देखना है। ब्लू कलर के पार्ट्स उसको इमेजिन करने हैं कि ब्लू कलर के वो सैंपल कहाँ कहाँ पे पॉइंट किए गए हैं, ठीक है। प्रोसीजर थ्रू विच अ स्पेसिफिक पीस और सैंपल ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम फॉर रेप्लिकेशन, राइट। और एक बार ये डायग्राम का मैं आपको बना के दिखा देती हूं। ठीक है, सो इसमें पहला रीजन, फिर इसमें ये दूसरा रीजन मार्क करा रहा है, ठीक है। ये जो रीजन है स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। फिर ऐसे ही ये रीजन कह रहा है द लाइटर शेड, एनसीईआरटी इज गिविंग द लाइटर शेड ऑफ द ब्लू कलर, ठीक है। फिर ऐसे ही ब्लू ग्रीन कलर के डिफरेंट करा रहा है, बट आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। ऐसे ही एक बीच में, दिस इज डिफरेंट, सो आई एम इसको ब्लैक ही कर लो, ठीक है। एंड दिस वन, अभी ये जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, ये जो स्पेसिफिक एरिया हैं, जैसे ये, ऐसे ही ये वाला, ऐसे ही ये वाला, ऐसे ये पूरा ब्लैक, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ठीक है। दीज एरिया मेंशनिंग द डिफरेंट selectable markers which are PS1, PUV, that means this is the E. coli 1, that means a natural vector इसको बोलते हैं। This is BAM-H1, this is SAL1, this is PVU second, so this, इसको आप ओराई कह दिया, आपने ओरी कह दिया। यहां से कट करना है सॉल्यूशन,
या यहाँ से जीन कोडिंग कट होगी एट अ स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ ABCD 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 ABCD, लेट अस सपोज आई हैव क्रैंकल इट 1000 टाइम्स, तो भाई मेरा ये जो ABCD, मैं एक मोनोमर निकाल लूंगी इसके बीच में से, दैट मीन्स मेरा मोनोमर क्या है ABCD। अभी वो ABCD D के बाद A आएगा, D के बाद A आएगा, तो दैट मीन्स कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो कट करना है या कुछ रिमूव करना है या कुछ ऐड करना है वो D के बाद करना है, ठीक है। और ये काम कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और अगर उनको एंडोन्यूक्लियस से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में, जैसे ABCD, तो B और C के बीच में कोई स्पेसिफिक लिंक ढूंढना है एट अ स्पेसिफिक लेवल, तो वो उस कोड के एट द स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगी। इतनी बात समझ में आई? दैट मीन्स स्लाइटली फ्रॉम द सेंटर अबव एंड स्लाइटली फ्रॉम द आउटसाइड। जो आउटसाइड करती है वो एक्सो करती है, जो इनसाइड करती है वो एंडो करती है, बट एट द स्पेसिफिक पॉइंट। ये नहीं, एक्सो हमेशा बीच से काटती है और एंडो हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे इतने से मीटर इतना मीटर कट गया, इतने से मीटर इतना कट गया। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आप लोग ये समझ सकते हैं कि एट द स्पेसिफिक पॉइंट इट हैज टू बी इन अ लिंक्ड रेशियो, कि जैसे कि ABCD ABCD, तो ABCD दैट मीन्स आफ्टर द D इट इज A। सो ये जो सीक्वेंस चल रहा है ABCD, लेट अस सपोज 1000 टाइम, तो D के बाद A, तो D के और A के बीच में सीक्वेंस टूटेगा, तब जाके चेन टूटेगी और कुछ ऐड या रिमूव होगा, तब जाके कोई न्यू फॉरेन DNA लिंक्ड होगा। और ऑब्वियसली इट कैन बी बाय सुटेबल डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको ये काम आता है। अभी बहुत सारे एंजाइम्स है, दैट मीन्स टुडे वी हैव 230 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर सीजरिंग का काम करती है, ठीक है। अभी थर्ड आ जाता है हमारा क्लोनिंग साइट। अभी एक साइट होनी चाहिए जिस साइट पे यू हैव टू क्लोन। क्लोन का क्या मतलब है? यू हैव टू रेप्लिकेट द गिवन सैंपल प्रिपेयर्ड। अभी उसके लिए क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम है, ठीक है, एक एनरिच्ड मीडियम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। एक मीडियम है, एक मीडियम में आपने पेनिसिलिन डाला है, तो एक मीडियम में पेनिसिलिन ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स कि वो पेनिसिल ऑलरेडी रेजिस्टिव है टुवर्ड्स द पेनिसिल बैक्टीरिया, ठीक है, टुवर्ड्स द पेनिसिल एंटीबायोटिक। अभी दूसरा मीडियम डाला है, उसमें आपने कुछ और डाल दिया है, उसमें आपने एक और टेट्रासाइक्लिन दवाई डाल दी है, तो उसमें वो मर रहा है। दैट मीन्स कि वो जो टेट्रासाइक्लिन आपने डाली है उसके लिए वो बैक्टीरिया रेजिस्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहा है। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है? अभी अगर आप सेकेंड वाले बैक्टीरिया को जो टेट्रासाइक्लिन के टुवर्ड्स रेजिस्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहा है, या लेट अस सपोज कर रहा है, ठीक है, एक पेनिसिलिन के कर रहा है, अभी आपने इंटरचेंज कर दिया, तो अभी अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो ना तो वो टेट्रासाइक्लिन वाला बचेगा ना बैक्टीरिया बच जाएगा। बट एक ऐसा बैक्टीरिया जो दोनों में सर्वाइव कर सकता है और एक ऐसा बैक्टीरिया जो सिर्फ पेनिसिलिन में कर सकता है, और एक आपने मीडियम में पेनिसिल और टेट्रासाइक्लिन दोनों डाल दिए, तो कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा? वो वाला बैक्टीरिया जो दोनों में सर्वाइव कर सकता है। जो पेनिसिलिन में सर्वाइव करता है उसको टेट्रासाइक्लिन का रिएक्शन या टॉक्सिसिटी मार देगी। सो सिंपली क्लोनिंग वेक्टर्स करने का मतलब ये है कि एक ऐसी क्लोनिंग साइट कि जिस साइट पे आप सूटेबली एक रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रहे हो फॉर अ गिवन सूटेबल वैक्टर, और उस वैक्टर के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे एनसीईआरटी बहुत क्लियरली एग्जांपल दे रही है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये लाइन बॉक्स में ले लो या फिर इसको मार्क कर लो अंडरलाइन, जो ये एनसीईआरटी लिख रही है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट्स आर देयर। दैट मीन्स कि एक ABCD and the D part is that much long, that means you can cut the and restriction enzyme may be confused कि इधर से काटूं कि उधर से काटूं in a sequence में। तो इस रिकॉग्निशन साइट के प्रेजेंस को जो कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है वो न्यूक्लियस जो एंजाइम्स होती हैं वो कैच नहीं कर पाती, इसीलिए ही द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स which will complicate the gene cloning, the ligation of ln-DNA. That means सिंपल सा इस लाइन, ये पैराग्राफ बच्चे कभी नहीं समझते हैं। ये पैराग्राफ में वो सिंपल सा ये बता रहा है कि एक बच्चा है, वो रास्ता घर का भूल गया है,
उसको ये गली भी नजर आ रही है कि भाई इस गली से भी मैं अपने घर जा सकता हूँ, उसको आगे गया, उसको कट आया, उसने कहा भाई मैं इस गली से भी अभी, बट वो है तो नहीं ना, एक स्पेसिफिक गली आएगी जिसी से मुड़ के वो अपने घर जा पाएगा। तो बच्चा भूल गया है, द वैक्टर इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट ऑफ रिकॉग्निशन, इसकी वजह से, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी रिकॉग्निशन, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स आर अवेलेबल, उसकी वजह से बच्चा भूल गया है कि मैं कहां से काटूं। सो उसके काटने और ना काटने के चक्कर में वो गलत ना काट दे, इस वजह से एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि ऑलरेडी क्रिएट किया जाता है कि आप ऑलरेडी एक हम लोग वेक्टर को तैयार करके भेजें कि वो उस पॉइंट पे ही काटेगा जहां से चेंज हो गया है, ठीक है। मैं क्लास में हूं, मैंने क्लास में बच्चों को बोला कि 7th अपने पेपर के 7 लाइन काउंट्स करो और वहां से पेपर को कट करो। अभी कुछ बच्चे समझ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। मैंने क्या किया, सारे बच्चों के पेपर्स ले लिए और मैंने उनके 7th लाइन पे लाल कलर का पेन चला दिया। अभी मैंने उनको वो पेपर्स वापस दे दिया और उन खाली पेपर्स को कहा कि जहां पे वो लाल कलर का मार्क हो रखा है वहां से काटो। समझ में आई? तो वो वहां से काटना स्टार्ट कर देंगे। सबको वो पॉइंट मिल गया, 7 पॉइंट मिल गया। बस हम लोगों को उन वेक्टर्स के साथ यही करना होता है कि उनको हम लोगों को बता देना होता है कि दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यू हैव टू कट इट एंड यू हैव टू लेग इट फ्रॉम हियर एंड आफ्टर द, इसीलिए हम लोगों को उनको कुछ ना कुछ उनकी रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करानी पड़ाती है ताकि उनके लिए समझना आसान हो जाए कि कहां से काटना है और कहां से नहीं। एंड द लास्ट एंड द फाइनल, दैट इज द इन्वर्सर इनएक्टिवेशन। इस वजह से इनएक्टिवेशन या एक्टिवेशन पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं जिसके बेसिस पे वेक्टर कैन एबल टू डिफरेंशिएट कि यस दिस इज द पॉइंट वेयर द टर्म्स, द जीन कोड्स आर इनएक्टिव and this is the terms where the gene codes are active, right? अभी नेक्स्ट पॉइंट इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हम लोग बहुत सारे ये वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने प्लाज्मा यूज कर दिया। प्लाज्मा यूज करने का क्या मतलब है कि प्लाज्मिड को मैंने यूज किया, प्लाज्मिड को मैनिपुलेट किया, प्लाज्मिड ने जीन कोड एक सेटअप कर लिया। ऐसे ही डिफरेंट यूज कर लिए। सो दैट्स हाउ इट कैन एबल टू क्लब इट अप, क्लब करके एक डिफरेंशियल रेशियो में लेके आना है और उनको एक पॉइंट्स बताना है कि आप यहां से काटेंगे, सो दैट विल बी द रिकॉग्निशन पॉइंट, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी प्रोसेसेस में सबसे पहले क्या आता है, अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था, ठीक है, ऊपर हम लोगों ने प्रोसेसेस में क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो आप एक डीएनए को आइसोलेट करोगे, सैंपल को आइसोलेट करोगे। उसका क्या मतलब है, बहुत सारे डीएनए है या एक फार्म है, उसमें गधे घोड़े दोनों हैं। ऑब्वियसली अगर आपसे कहा जाए कि हॉर्स कितने हैं और डंकीज कितने हैं, यू हैव टू सेपरेट देम फर्स्ट। उनको अलग कर दोगे कि भाई इतने, ये हमने गधे अलग कर दिए, घोड़े अलग कर दिए। नाउ यू हैव टू काउंट देम, अभी उनको काउंट कर लो। तो ऐसे ही एक प्लाज्मिड का वेक्टर है, एक आपका फॉरेन वेक्टर है, वो एक हो चुके हैं। सबसे पहले तो आप उनको अलग करके उनका सीक्वेंस देखोगे। सो हैव टू उनको अलग करोगे, यू हैव टू सेपरेट देम, सो यू हैव टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रॉम द फॉरेन डीएनए सैंपल, और या तो फिर प्लाज्मिड वाले वेक्टर से ले लो, ठीक है। आइसोलेशन करने के बाद क्या बचेगा, अभी उसमें आप लोगों ने सिंपल से प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है। प्रिंसिपल्स पे आपने कहा कि ठीक है आइसोलेशन ऑफ सैंपल्स, कैसे आइसोलेशन किया, वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी जीन गन्स, ठीक है। अभी जो जीन गन्स है, एनसीईआरटी में जीन गन्स का क्या रोल है कि आपने जीन गन्स का एक लौता रोल नहीं है जिससे आपने यूज किया। जीन गन्स का और भी बहुत सारा फंक्शंस है जो एनसीईआरटी नहीं बता रही है एट दिस लेवल। सबसे पहला अगर मैं रोल्स डिफाइन करूं कि अगर आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। या डीएनए की जगह अगर वर्ड आ जाए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का भी होता है और जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट। तो लाइसोसोम, सेल्यूलेज, ये 3 नाम आ सकते हैं।
और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिटिनेज, बैक्टीरिया, प्लांट सेल और ये फंगस, इनके आउटर मोस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे ये डीएनए बने होते हैं। अगर आपने ये हार्ड कवरिंग को ब्रेक करके आइसोलेट कर लिया, सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर डीएनए। क्योंकि बेटे अगर मैं चिटिन की बात करूं तो चिटिनेज इज द हार्डेस्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है। इतना हार्ड होता है कि इतनी इजीली उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं फंगस की बात करूं तो प्रोटीन्स, इनकी आपको डीएनए की प्रोटीन्स कोड ही चाहिए कि अगर आपको एक कोड ऑफ प्रोटीन पता चल जाए तो आपको दूसरी कोड ऑफ प्रोटीन पता चल जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोटीन पता करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्री है और आपने छोटा सा बार्क का पीस ले लिया, तो क्या आपको उनके सेल्स की डीएनए कोडिंग नहीं पता चलेगी? पता चल जाएगी ऑब्वियसली। तो ऐसे ही वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने सेल का एक पार्ट लेके उसके डीएनए का या प्रोटीन का स्ट्रक्चर आइसोलेट कर लिया मॉलिक्यूल से, सो यू हैव टू एबल टू ब्रेक द सेल एंड कैन आइसोलेट अ स्पेसिफिक डीएनए। और इनको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको लाइसोम को हटाना पड़ेगा, सेल्यूलोज को और चिटिनेज को हटाना पड़ेगा, फिर इनके हिस्टोन प्रोटीन्स को सेपरेट करके डीएनए को निकालना होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द कटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। ऑब्वियसली उसी में आपकी मॉलिक्यूलर सीजर्स रोल प्ले करेंगी कि ए बी सी डी के बाद कटना है, ए दोबारा से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एंड ए के बीच में स्पेस है एंड यू हैव टू कट इट। उस पर आपने लाल कलर का निशान लगा दिया है, यहां से काटना है, तो काटने के लिए उसने सीजर को कर दिया। या कभी कभी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आफ्टर द थर्ड चैनल इट शुड बी कट, ठीक है। तीसरे एबीसीडी तीसरे के बाद आपको कट करना है। सो दैट इंस्ट्रक्शंस इज ऑलरेडी गिवन टू द वेक्टर्स एंड ऑलरेडी दैट मीन्स आपने वो जो निशान लगाया है वो चौथे सीक्वेंस पे लगाया है, ना कि अभी एबीसीडी तो 50 बार है तो हर 50 बार से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में काटते चलोगे, नहीं, यू हैव टू मार्क देम। यही हम लोगों ने पीछे किया था कि सेलेक्टेबल मार्कर्स और क्या होते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक निशान लगा दिया कि बस यहीं से काटना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक धागा है वो टूट गया है, ठीक है, आपने उसको पे गांठ लगा दी है और उसको वो वैसे बहुत बड़ा धागा है बट एट वन एंड वो टूट गया है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये बताना कि आप धागे को सबसे इजीली कहां से खोल सकते हो, क्योंकि जहां पे गांठ लगी है वही गांठ आप खोल दोगे तो वो इजीली धागा खुल जाएगा, राइट। सो वही काम होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स का। अभी थर्ड स्टेप में आ जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर है। पीसीआर इज अ टेक्निक कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR is a technique called polymerase chain reaction. इसमें बेसिकली मैनिपुलेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ मैनिपुलेशन इंक्रीज करते हो आप amplification of the DNA sample. आपको फिनोटिपिक टाइप ऑफ स्पेसिफिक डीएनए कोड चेंज करना है। अभी चेंज करने के लिए आप उसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, एम्प्लीफाइड कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो। सो दिस इज द फंक्शन जो कि ये आपको एम्प्लीफिकेशन तरीके में डायग्राम 11.6 पेज नंबर 202। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिना डायग्राम बनाए नहीं आना, क्योंकि डायग्राम्स के ही नंबर हैं, अगर डायग्राम बना के नहीं आओगे तो वो नंबर नहीं देंगे। कि इन्होंने 2 स्ट्रैंड्स बनाए हुए हैं, जस्ट लुक इट इन योर बुक्स। 2 स्ट्रैंड्स इन्होंने बड़े बड़े बना रखे हैं, बीच में दे हैव मेंशन द स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन एन इक्वल सेक्शंस। डिफरेंट सेक्शंस में इन्होंने डीएनए के स्ट्रैंड को डाइवर्ज कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है। अभी एक स्ट्रैंड का एक पार्ट तोड़ दिया, लेट अस सपोज, या मतलब कट कर दिया,
लेट अस सपोज इतना कर दिया, तो ये जो पूरा पार्ट आधा था वो आधा रहेगा और आधा ये रहेगा, मगर इतने पार्ट में आपने ये वाला पार्ट बचाए रखा, दैट मीन्स इट इज समहाउ लुक लाइक दिस, ठीक है, और वो उतना ही वहां से कटा रहेगा। अभी आप लोगों ने इतना पार्ट लेस हो गया है, ठीक है, इतना पार्ट यहां से लेस हो गया है, या यू कैन से कि एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को आपने खा लिया, अभी मम्मी गुस्सा करेगी तो उस चॉकलेट का क्या किया जाए, तो आपने फटाफट से मार्केट से दूसरी चॉकलेट लाए और उसका कुछ उतना ही पीस जितना आपने खाया था आपने तोड़ा और उसको चिपका दिया, मतलब उसको गरम करके पिघला के, वो तो चॉकलेट तो आराम से पिघल जाती है ना, उसको चिपका के उस पे मल दिया और वो बिल्कुल उतनी की उतनी साइज में हो गई। अभी आपने वो फ्रिज में रख दिया, अभी मम्मी देखेगी तो क्या मम्मी को पता चल पाएगा कि बच्चे ने चॉकलेट खाई है या नहीं खाई है? नहीं, क्योंकि जितनी चॉकलेट थी उतनी ही रह गई। इन द सेम मैनर में एक डीएनए का स्ट्रैंड है, आपने उसको कट कर दिया है इन एन अनअप्रोप्रिएट मैनर, अभी वो ऊंचा नीचा हो गया, अभी उसको बैलेंस करना है ना एम्प्लीफाइड करके, तो ये कौन काम करता है? ये एम्प्लीफिकेशन का काम होता है जो पीसीआर चेन रिएक्शन के टाइम पे होता है, कि जहां से ये रिएक्शन इन अ स्पेसिफिक मैनर में नहीं घटी। फॉर एग्जांपल इतना पीस जो बचा, ये जो इतना नीचे कम हो गया और ये इतना ज्यादा हो गया, तो अब इतना ही ये इसको बैलेंस करने के लिए ये पूरा इसको इतने लेवल पर ले आएगी, ठीक है, और इसको भी पूरे लेवल पे ले आएगी। दैट मीन्स कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ना किसी की क्वांटिटी ज्यादा होएगी ना किसी की कम होएगी, वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाएगा। इसको कहते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप, अगर नेक्स्ट हम लोगों का टेक्निक या प्रिंसिपल आता है इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली अब आपका सैंपल तैयार है, अभी बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनबिल्ट कराना है बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक वेक्टर। अभी वो वेक्टर को आपने कुछ और उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह करानी है, कि सेवरल मोड्स हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रैंड को आप पहुंचा सकते हो होस्ट ऑर्गेनिज्म में बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो कुछ मेथड्स उनके सराउंडिंग डीएनए हैं, कुछ मेथड्स आप वेक्टर के थ्रू कर सकते हो, कुछ मेथड्स आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अभी इसमें एनसीईआरटी कह रही है कि अगर आपने उसको वेक्टर में इंसर्शन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट मैनर है, तो आपको ऑब्वियसली उसको पता है कि सराउंडिंग्स कैसी हैं डीएनए की, वहां पे इनअप्रोप्रिएट है, तो आप ऑलरेडी उसको तैयार करके भेजो कि वो वहां पे सरवाइव कर पाए, खराब ना हो, बाय यूजिंग अ सूटेबल सेलेक्टेबल मार्कर। बेटे सेलेक्टेबल मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हर हालत में इस चैप्टर से सेलेक्टेबल मार्कर पे क्वेश्चन बनता है, कंटिन्यूसली 5 सालों से क्वेश्चन आता है। वो सेलेक्टेबल मार्कर को नहीं छोड़ते, या तो डायग्राम पूछते हैं या तो नाम पूछते हैं, ठीक है। लास्ट में बात हो जाती है ऑब्टेनिंग अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फिर जो भी आपका जीन प्रोडक्ट बन गया वो आप एज अ जीन प्रोडक्ट के नाम से यूज कर सकते हो। फिर जो आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो वहां पे जो रिकॉम्बिनेंट हुआ वो एक सुपीरियर कॉल है, उसका पूरा ही फिनोफिटिक कैरेक्टर चेंज हो गया, सो एज अ प्रोडक्ट के उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सुपीरियर ब्रीड की काउ है और एक स्लाइटली इंफीरियर ब्रीड की काउ है, तो आपने उस इंफीरियर ब्रीड की काउ को मैनिपुलेट करके सुपीरियर कैरेक्टर्स डाल दिए, उसके सुपीरियर जीन्स चेंज कर दिए। अभी दोनों जीन कैसे हो गए आपके पास? सुपीरियर ब्रीड के। तो जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा? सुपीरियर क्वालिटी का। सो इसी को इस मैनिपुलेशन with the help of using technology is known as biotechnology, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, अब जैसे हम लोगों ने कल भी चैप्टर में बात की थी, पिछली यूनिट में बात की थी कि डिफरेंट सेल सिंगल सेल प्रोटीन बना रहे हैं। वो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं? टॉनिक्स वगैरह होते हैं। तो वही टॉनिक्स में क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड द मिक्सचर, सो दैट ओनली वन instead of many thing only one can be used in a specific manner, so that is called the a single recombinant DNA technology of recombinant protein.
राइट तो इससे आप क्या कर सकते हो, मैनी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हो। इसी वजह से दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे डायग्राम 11.7 गिवन है, ठीक है। पहला है आपका सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है आपका स्क्वायर स्टाइंड बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर में डीएनए को रिकॉम्बिनेट, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना आपके घर में फ्रंट लोडेड, आप दरवाजा खोलते हैं, कपड़े डालते हैं, वो घूमती है गोल 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 गोल, कपड़े साफ होते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो जो डर्ट होता है वो कहाँ जाता है, वॉशिंग मशीन का, वो उसके अंदर जो छेद 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 छोटे 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 माइन्यूट पोर्स होते हैं, वो उधर से वो जो एक्शन गोल 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 चल रहा होता है, उसके बाद वो डर्ट पार्टिकल्स बाहर आके उन छेद में चले जाते हैं और अल्टीमेटली एक गार्बेज डर्ट ग्रेन में चले जाते हैं। ऐसे ही होता है इन द सेम मैनर, ऐसे ही, ठीक है। इन द सेम मैनर आपका जो ये बायोरिएक्टर्स होते हैं बेसिकली एक फॉरेन डीएनए है, एक वेक्टर डीएनए है, वो दोनों मिले, वो स्पेशल टेक्निक्स हुई, घूमे 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 एंड इन अ सेम वे दे आर रिकॉम्बिनेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड दीज आर नोन एज द रिएक्टर। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स के यूज करने के लिए आप बायोरिएक्टर्स का यूज कर सकते हो। लेट अस सपोज 100 to 1000 लीटर्स, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं ज्यादा लीटर्स में आपको कल्चर मीडियम बनाने हैं प्लाज्मिड के या किसी के भी, तो आप इनका यूज कर सकते हो। और अगर आपको अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज चाहिए सो यू कैन यूज द बायोरिएक्टर्स, जिसमें आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का ज्यादा क्वांटिटी भी मिल जाएगी और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा। बस इसमें कुछ कुछ ऑप्टिमम सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। वो ऑप्टिमम सिचुएशंस क्या हो गई, आपकी पीएच, आपका सबस्ट्रेट, आपके सॉल्ट्स, आपके वाइटामिन, आपके ऑक्सीजन। ये डायग्राम दोनों अच्छे से याद करने हैं और अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो एज इट इज थ्योरी के तौर पे लिखने हैं। वैसे नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि सीबीएसई में डाउनस्ट्रीम बायोरिएक्टर पे क्वेश्चन आए, सो बायोरिएक्टर डाउनस्ट्रीम को अच्छे से याद करना। सो दिस विद दिस लास्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड द चैप्टर। ओके, इन दिस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, we have covered the detailed part of the whole topic wise discussion, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम बायोरिएक्टर। 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब भी डायग्राम बनाना है, मस्ट है, ठीक है। और एक इस पे पूछ लिया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है एंजाइम्स पे, डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियोसिस एंड एंडोन्यूक्लियोसिस। और सेलेक्टेबल मार्कर पे तो 101% हर बारी चांसेस होते हैं कि ये 4-5 सेलेक्टिव टॉपिक है, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट and do revise every question of NCERT and the summary key point, ठीक है। जो समरीज NCERT में गिवन होती हैं प्लीज उनको पढ़ लिया करो, क्योंकि 1 वर्ड जो 2 वर्ड और 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से उठ के आते हैं। ओके, सो कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वी गोना स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द न्यू सेशन। थैंक यू।